अब देखो, अपन फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये तो हमने अभी तक एनाटॉमी की बात कर ली। किडनी क्या है, यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, उसके काम क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। अब देखो, जो भी यूरिन बनेगा ये बनता कैसे है, इसकी कैसे पूरी प्रोसेस है यूरिन बनने की। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेप के अंदर हो जाती है। कितनी स्टेप के अंदर हो जाएगी? 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेप होती हैं? तो अपन बात करते हैं हमारी 3 स्टेप में। एक होती है हमारी सिंपल फिल्ट्रेशन। क्या होगा? सिंपल फिल्ट्रेशन, या इसी को, ये फिल्ट्रेशन कहां होगा? उस ग्लोमेरुलस के अंदर होगा, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसको बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो भी फिल्ट्रेट निकलेगा बनेगा उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सीक्रेशन। यहां पर कुछ आयंस होते हैं जो सीक्रेट हो जाएंगे इस यूरिन के अंदर, और कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड की पीएच या फिर एसिड बेस बैलेंस भी बना रहे, जिससे ब्लड की पीएच भी बनी रहे, मेंटेन रहे। तो हमारी कितनी स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं इस यूरिन फॉर्मेशन के लिए। कौन कौन सी स्टेप हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पर सिंपल क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। किसका फिल्ट्रेशन होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड फिल्टर होगा। सेकंड है जो भी फिल्ट्रेट बनेगा, यानी कि ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट बन गया, उस फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें, वो कौन कौन सी चीजें अपन बात करेंगे, वो चीजें क्या हो जाती हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, वापस से ब्लड के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट में क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये भी एक स्टेप है। तो अपन देखो बात करते हैं कैसे होता है। फिर से एक बार डायग्राम बना के मैं समझाता हूं आपको। ये क्या है? बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, और ऐसे ये घूमेगा। ये क्या है? लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी आ गया, और लास्ट में ये हमारी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट ये एक लार्जर डक्ट बनाती है, वहां से माइनर केलेक्स में यूरिन पहुंचता है, माइनर से मेजर केलेक्स में यूरिन पहुंचता है। उसके बाद कहां जाता है? मेजर के बाद रीनल पैल्विस में यूरिन पहुंचता है, और रीनल पैल्विस के बाद यूरिन कहां पहुंचता है? यूरेटर, और यूरेटर से कहां? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? यूरिन स्टोर हो जाता है। कहां से बना यूरिन? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर यानी कि क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी के अंदर क्या आता है? ब्लड आता है। अब समझना मेरी बात को। किडनी के अंदर क्या आता है? ब्लड आता है। एक रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आती है, और रीनल आर्टरी वो वहां से कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं एक आर्टरी की, जिनको हम आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। और ये आर्ट्रियोल, एक एक आर्ट्रियोल एक एक नेफ्रॉन को जाती हैं। कहां जाती हैं? एक एक नेफ्रॉन को जाती हैं। और ये नेफ्रॉन को जाती हैं तो ये कैसी होती हैं? पोरस होती हैं। जो ग्लोमेरुली हैं या जो कैपिलरीज हैं, ये कैसी हैं? पोरस हैं। इनके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये छेद के जरिए क्या करती हैं? यहां से ब्लड क्या होता है? फिल्टर होगा। क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा। इस ब्लड में से कई सारी चीजें आ जाएंगी। क्या चीजें आ जाएंगी? आपको पता है, वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएंगे, हमारे को साल्ट आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज फिल्टर होगा, एमिनो एसिड जो है ये भी फिल्टर होगा। ये सारी चीजें यहां पर ऐसे फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल जो हमारी आरबीसी वगैरह हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, है ना, और प्लेटलेट्स हैं, और अपन कहो प्रोटीन्स हैं, ये फिल्टर नहीं होती हैं।
ये फिल्टर ये नहीं होंगे, क्योंकि ये पोरस, ये जो कैपिलरीज है ना, इनके जो छेद होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनमें से ये सारी चीजें इजीली क्या हो जाती हैं, पास आउट हो जाती हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आ गई। अब देखो ये क्या है, ये पीसीटी है, क्या बोल रहे हैं अपन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, इसको हम डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और लास्ट में ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो भी फिल्ट्रेशन यहां पर बन रहा है, ये जो फिल्टर हो रहा है, और ये क्या बन गया, फिल्ट्रेट बन गया, ये क्या बन गया आपका, फिल्ट्रेट बन गया। तो यहां पर ये जो है ना, ये बामन कैप्सूल, ये क्या है हमारा, ऐसे क्या है, ये बामन कैप्सूल है, और इस बामन कैप्सूल के अंदर ही बामन कैप्सूल, ठीक है, ये बामन कैप्सूल के अंदर ही ये बामन कैप्सूल इस ग्लोमेरुलस को क्या करता है, इनक्लोज्ड करता है, क्या करता है, इनक्लोज्ड करता है। इनक्लोज्ड मीन यानी कि इसके अंदर ये क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस इस बामन कैप्सूल के अंदर फिट होता है, इनक्लोज्ड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। एक बार अपन डायग्राम समझ लेते हैं, और यहां पर ऐसे 3 प्रेशर बिल्डअप होते हैं, तो वो एक बार समझ लेते हैं अपन। ये दिख रहा है आपको, देखो ये हमारा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये बामन कैप्सूल है, ये क्या है, बामन कैप्सूल, और इस बामन कैप्सूल के अंदर ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, और ये हमारी क्या है, ग्लोमेरुली है, ये क्या है, ग्लोमेरुली है। ठीक है, तो देखो ये बामन कैप्सूल यानी कि एक बामन कैप्सूल एक नेफ्रॉन का क्या है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, शुरुआती हिस्सा है, जिसको हम बामन कैप्सूल बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, ये रीनल आर्टियोल या आर्टरी बोल दो, आर्टियोल बोलो, ये क्या है, ऐसे ब्लड लेकर के आती है, क्या लेती है, एक ब्लड लेकर के आती है, और ये क्या होती है, वाइड होती है, 2 आर्टरियां, ये क्या है हमारा अफरेंट आर्टियोल है, और ये हमारा इफरेंट आर्टियोल है। अफरेंट यानी कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, एफ ए यानी कि ए डबल एफ अफरेंट, और ये क्या है, इफरेंट ई डबल एफ ई आर ई एन टी। ठीक है, तो ये अफरेंट आर्टियोल, ये इफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल के जरिए कहां आएगा ब्लड, इस बामन कैप्सूल के पास ब्लड आएगा, ब्लड फिल्टर होगा, वापस से ये ब्लड कहां जाएगा, इस इफरेंट आर्टियोल के जरिए कहां हो जाएगा, आगे सप्लाई होगा। तो इस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि इस किडनी के अंदर होता है, इस नेफ्रॉन के पास आता है। अब समझना, यहां पर कुछ 3 प्रेशर जो है बिल्डअप होते हैं इस फिल्ट्रेशन के लिए। कैसे फिल्ट्रेशन होगा, और ये जो फिल्ट्रेशन होगा वो इसके लिए कौन कौन से प्रेशर जो है क्रिएट या बिल्डअप होते हैं। तो देखो एक प्रेशर होता है हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना होता है 55 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड का प्रेशर होता है, ये ब्लड का प्रेशर है, ये ब्लड के साथ एक जो पुश करता है फिल्ट्रेशन को, ये ब्लड का प्रेशर है ना, ये ब्लड आएगा और इस ब्लड को ये क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, पुश करेगा। पुश यानी कि ये जो ग्लोमेरुली है, जिससे कि इन ग्लोमेरुली से ये ब्लड कहां निकले, इस बामन कैप्सूल के अंदर चला जाए, तो ये पुश करेगा। वो कितना होता है 55 mmHg। उसके बाद क्या है, सेकंड प्रेशर और होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कितना है 30 mmHg। ये क्या करता है, अब ब्लड के अंदर क्या है, यहां कुछ प्रोटीन्स भी होती है। अभी देखो प्रोटीन्स बाहर नहीं निकले हैं, ब्लड के अंदर ही आप है ना, यहां प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है। इनका भी क्या कर, ये क्या करती हैं, ये इस पानी को अपनी साइड खींचती हैं। तो जो भी फिल्ट्रेट निकला है, यहां से ब्लड में से कोई चीज फिल्टर हुई है, वो वापस से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, ये वापस से प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगी, वापस से खींच लेंगी। तो एक टाइप से आप कहोगे कि फिल्ट्रेट को क्या कर रही हैं, अपोज एक्शन कर रही हैं, फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रही हैं, कम कर रही हैं। फिर तीसरा प्रेशर हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये कितना है 15 mmHg। तो ये क्या है, यहां जो भी फिल्टर बन गया, यानी कि जो ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होकर के यहां आ गया, तो इसका भी एक प्रेशर होता है, जो क्या करता है, ये जो भी फिल्ट्रेट यहां से निकलेगा उसको क्या करता है, पुश करता है, दूसरी डायरेक्शन में पुश करता है, जिससे कि फिल्ट्रेट क्या हो, निकले ना। एक टाइप से आप कहोगे कि ये भी फिल्ट्रेशन को क्या करता है, अपोज एक्शन करता है, फिल्ट्रेशन को रोकता है ना। तो ये ऐसे फिर भी अल्टीमेटली 10 mmHg का एक प्रेशर, ये कहां होता है, इस टाइप से, इस प्रेशर से क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन आगे पीसीटी से होते हुए आपका लूप ऑफ हेनली और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। तो ऐसे ये कैसे आया 10 mmHg, तो आप इसको करोगे 55 में से 30 और माइनस 30 और -15 करोगे, तो आपका 10 mmHg अल्टीमेटली आ जाएगा, जो इस पीसीटी से आपका क्या होगा, ये
प्रेशर होकर के आपका लूप ऑफ हेनली और आगे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया। यहां पर ये 3 प्रेशर हैं। अब देखो ये जो आपको ये जो स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे ग्लोमेरुली के बीच के अंदर जो जगह दिख रही है, यहां पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, जिनका नाम है क्या, मिसेंजियल सेल्स। मिसेंजियल सेल्स, ये सेल्स क्या करेंगी कि कोई भी ब्लड के साथ कोई भी माइक्रोब्स आ गया है, कोई भी एंटीजन आ गया है, उसको क्या कर देती हैं, किल या डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्योंकि आप पढ़े होंगे है ना, ब्लड के अंदर जो WBC होती है हमारा डिफेंस का काम करती हैं। WBC है ना, डिफेंस का करेंगे, कोई भी एंटीजन को किल कर देती हैं। तो ये WBC के अंदर जो हमारी एक फैगोसाइटिक होती है ना, वो यहाँ पर मैसेंजियल सेल्स होती हैं जो किसको कर देती हैं, इस माइक्रोब्स को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और देखो ये जो इफरेंट आर्टियोल है ना, इफरेंट आर्टियोल, यहाँ पर एक सेल और होती हैं जिनको बोलते हैं हम JG सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है ना। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगी, ये एक रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। जैसे ही बीपी कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये रेनिन जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल हैं, ये रेनिन का सिक्रेशन करेंगी। और रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक पूरा एक सिस्टम होता है जो अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करके क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो अगली बात समझ में, तो यहां अपन ठीक है फिल्ट्रेशन पढ़ लिए थे, तीन आपको मैंने आपको वो बताए, प्रेशर बिल्डअप हुए थे। उसके बाद ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे जाएगा, यहां पहुंचेगा। तो जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को और एमिनो एसिड्स इन सबका कंप्लीटली क्या कर लेता है, वापस से रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, वापस से ब्लड के अंदर ले लेगा, ब्लड के अंदर ले लेगा। तो यूरिन वॉल्यूम क्या हुआ, एक टाइप से कम हुआ। ठीक है, कम हुआ तो ये हमारा सेकंड स्टेप अपन पढ़े थे ना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप पढ़ी थी, सिंपल फिल्ट्रेशन हो गया, यहां पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये फिल्ट्रेट बना। अच्छा एक चीज और है यहां पर, GFR, ये यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट है उसका वॉल्यूम, फिल्ट्रेट बाय बोथ किडनी ऑन ईच मिनट, 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कितनी होती है 125 ml पर मिनट। कितनी है, 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड को क्या कर देती हैं, फिल्टर कर देती हैं, फिल्ट्रेट बना देती हैं। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 180 लीटर क्या है पर डे। ठीक है, इतना जो है ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब कहोगे कि सर 180 लीटर तो ब्लड होता ही नहीं है, बेटा बिल्कुल नहीं होता। हमारा ब्लड होता है 4 से 6 लीटर ब्लड होता है मेल फीमेल के अंदर। लेकिन क्या है, ये 4 से 6 लीटर कंप्लीटली फिल्टर होगा, कंप्लीटली फिल्टर होगा तो यहां पर फिल्टर होगा तो वापस से चीजें क्या होती जाती हैं, रीअब्जॉर्ब होती जाती हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब होंगी, ब्लड में पहुंचेंगी। वही ब्लड आपका कहां आएगा, वापस से फिर इस नेफ्रॉन के पास आ जाएगा, ऐसे कई नेफ्रॉन्स के पास आ जाएगा, तो वापस से फिर फिल्ट्रेशन होगा, वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर कहें हम पूरे दिन की अगर GFR की बात करें तो 180 लीटर पर डे क्या हो जाता है, ब्लड फिल्टर होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, GFR बोल देते हैं। तो देखो यहां पर जो PCT है, वापस से सेकंड स्टेप में जो रीअब्जॉर्प्शन बताया था मैंने, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो जो PCT है ये PCT क्या कर लेगा, ग्लूकोज अमीनो एसिड का क्या कर लेता है, कंप्लीटली क्या कर लेता है, यहां रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। इस फिल्ट्रेट में से करीब 60 से 65% जो है, करीब 70% भी आप कह सकते हो, यहां वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो यूरिन वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। और एक चीज और, अगर किसी का ग्लूकोज लेवल कितना हो, 160 mg पर DL से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस केस में उसके यूरिन के अंदर क्या है, ये ग्लूकोज अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो इसके अलावा हमारा यहां पहुंचेगा और ऐसे हमारे DCT में ये यूरिन ऐसे जाएगा, लूप ऑफ हेनली से होता हुआ DCT। अब DCT और एक साइड है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, यहां दोनों जगह एक हार्मोन काम करता है, वैसोप्रेसिन। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन होता है हमारा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है।
कैसा हार्मोन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, जो क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मतलब जो डाययूरेसिस को क्या करेगा, कम करेगा, यूरिन को कम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि ये जो वैसोप्रेशन है ना, ये क्या करता है, ये मेजरली डीसीटी साइड पर, ठीक है, और सीडी मेजरली डीसीटी साइड पर, लेकिन करता दोनों जगह ही काम है। क्या करता है ये वैसोप्रेशन, यहां वाटर को क्या कर लेता है, वाटर का रिटेंशन कर लेता है। क्या कर लेता है? वाटर एंड आयंस का क्या कर लेगा, रिटेंशन कर लेता है, यानी कि वापस से रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो कुछ चीजें यहां से वापस से रीअब्जॉर्ब हो गई, तो यूरिन वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। और एक और होता है हमारा यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर एक हार्मोन और होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन, जो प्राइमरली कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। यहां एक ट्रांसपोर्टर रहता है, इस ट्रांसपोर्टर है ना, ये ट्रांसपोर्टर मीन यानी कि क्या मतलब है इसका, यहां जो भी यूरिन आएगा, यूरिन में से आपको पता है यूरिन के अंदर क्या हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, यानी कि कुछ साल्ट आयंस हो सकते हैं, वाटर भी होगा। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है, अपन पढ़े थे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, क्या पढ़े थे कि जो एल्डोस्टेरोन होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है, उस कोर्टेक्स से रिलीज होता है, और ये सोडियम और वाटर का क्या करता है, रिटेंशन करता है। किसका रिटेंशन करता है? रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस जो ट्रांसपोर्टर के जरिए ये सोडियम को क्या करेगा और वाटर को क्या करेगा, अपने अंदर मतलब ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। सोडियम और वाटर को क्या करेगा, यहां पर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और बदले में क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, जो कि थर्ड स्टेप पढ़े थे अपन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो कि थर्ड स्टेप है, जिससे कि क्या रहेगी, ब्लड की पीएच भी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ हमारा, ये यूरिन फिजियोलॉजी हुई। ठीक है, तो ये यूरिन यहां पर ऐसे यूरिन बना और यूरिन फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है ये कलेक्टिंग डक्ट एक लार्जर डक्ट बनाएंगी, और लार्जर डक्ट बना करके आपको पता है ये यूरिन कहां जाएगा, माइनर केलेक्स में जाएगा, माइनर से आपका मेजर केलेक्स में पहुंचेगा, और मेजर केलेक्स से आपका रीनल पेल्विस से होते हुए आपका कहां पहुंचेगा, इस यूरेटर के जरिए कहां पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे यूरिन ब्लैडर है, इसकी कैपेसिटी फुल हो जाए तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है तुरंत से मैसेज करेंगे स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ब्रेन को मैसेज करेगी। उसके बाद आपका जो डिट्रूशल मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपका डायफ्राम नीचे आएगा, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे क्या अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यूरिन की डिजायर होगी। तो आपका जो स्फिंक्टर वाल होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर वाल, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और अल्टीमेटली यूरिन क्या हो जाएगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को मैक्सुरेशन बोलते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको ये जो फिल्ट्रेशन है, सॉरी जो यूरिन फिजियोलॉजी है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है यूरिन का, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब और इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं, एक और सिस्टम होता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना, तो वो भी अपन समझ लेते हैं। अब देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है ना सर? ठीक हो आप? अभी आए हो? कोई बात नहीं, अभी मिलती है, बस 5 मिनट की क्लास हो रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये क्या है? ये बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में जीएस सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है वो भी समझ लेते हैं अपन। देखो क्या होता है कि हम पढ़ते, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि जो एफ्रंट आर्टियोल होता है, एफ्रंट आर्टियोल के पास क्या होती है, हमारी जेजी सेल्स होती हैं, और जेजी सेल्स क्या करती है, रेनिन का सीक्रेशन करती हैं। कब करती हैं? इफ आई से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड, अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो तुरंत से जो एफरेंट आर्टियोल है, कौन सा है, जो एफरेंट, मेजरली बात कर रहा हूं, मोस्टली बात कर रहा हूं, एफरेंट आर्टियोल, यहां पर क्या होती है, हमारी
जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगी? रेनिन का सीक्रेशन करेंगी। किसका सीक्रेशन करेंगी? रेनिन का सीक्रेशन करेंगी। और ये रेनिन क्या करेगा? रेनिन ये ब्लड के साथ ही क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा, ब्लड जैसे सर्कुलेट होता है ये भी ऐसे सर्कुलेट होगा ब्लड के साथ। और ये कहां पहुंचेगा? लीवर के पास। तो लीवर के पास एक प्रोटीन होती है प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजन। ब्लड के अंदर क्या है? एक प्रोटीन भी होती है एंजियोटेंसिनोजन, जो लीवर प्रोड्यूस करता है ये एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है। और जैसे ही ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन रेनिन को मिली, तो ये इस एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन के अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो रेनिन है ना, ये प्रोटियोलाइटिक हार्मोन है। ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक हार्मोन है। तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, और प्रोटीन कौन सी? हमारी एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है। तो ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को क्या करेगा? ब्रेकडाउन करेगा। किसके अंदर करेगा? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर ब्रेकडाउन कर देगा। और एंजियोटेंसिन 1 ये भी ब्लड के अंदर है। अब ऐसे ब्लड सर्कुलेट चलेगा तो ये लंग्स के पास ब्लड पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? लंग्स के पास ब्लड पहुंचेगा। और लंग्स के पास क्या है? एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ACE। नोट्स के अंदर सारी चीज मिलेंगी आपको। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजाइम। ये ACE एंजाइम क्या करेगा? ब्लड के जरिए जो एंजियोटेंसिन 1 गया है, ये इस एंजियोटेंसिन 1 को क्या कर देगा? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखो समझना, एंजियोटेंसिन 1 किसने कन्वर्ट किसने किया? इस रेनिन ने, जो इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके एंजियोटेंसिन 1, जो कि क्या है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है ना। बायोलॉजिकली क्या होती है? ये इनएक्टिव होती है। लेकिन जो आपकी 82 है, एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 ये एक्टिव होती है। और ये एक्टिव क्या है? ये देखो, ये एंजियोटेंसिन क्या करेगी? ये एंजियोटेंसिन ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको क्या करेगी? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। क्या करेगी? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है, वैसो मीन वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो आर्टरी है, उस आर्टरी की वॉल को क्या कर देगी? नैरो कर देगी, सकरा कर देगी, जिससे कि क्या है? उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या हुआ? ब्लड प्रेशर भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यही एंजियोटेंसिन क्या करेगी? जो एड्रिनल ग्लैंड है, क्या है? जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? जो कोर्टेक्स पार्ट है, इस कोर्टेक्स को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, जिससे क्या है? एल्डोस्टेरोन को क्या होगा? एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होगा। तो ये जो 82 है, ये एल्डोस्टेरोन को भी क्या करेगी? मोर स्टिमुलेट करेगी, ज्यादा स्टिमुलेट करेगी। और थोड़ी देर पहले अपन देखे थे, क्या देखे थे? कि ये देखो, ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये क्या है? यहां सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है नॉर्मल केस में। अगर हम कहें कि अगर हम एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को अगर हम क्या कर दें? ज्यादा कर दें, और ज्यादा कर दें, तो आपको पता है ये सोडियम और वाटर का ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? रिटेंशन करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपको पता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमारा बीपी भी क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है? हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप समझे कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कब करता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? ये डिक्रीज हो, तो उस केस में ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। कैसे होगा? जेजी सेल्स तुरंत से, इमीडिएटली तुरंत से रेनिन का सीक्रेशन करेगी, और रेनिन आपको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। और एंजियोटेंसिन आपका लंग्स के अंदर जाकर के जो ACE एंजाइम है, ये क्या कर देगा? इस एंजियोटेंसिन को 2 में कन्वर्ट करेगा, और ये अल्टीमेटली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करके क्या है? ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जिससे कि क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।
तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्या है, ये हमारा एक ऐसा सिस्टम जो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा यूरिनरी सिस्टम। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आप फीडबैक भी दे सकते हो भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए ओके, थैंक यू सो मच।